Students, welcome in your class 6th of SST. Take out your SST book, History, chapter number 1st, when, where and how. Now we are going to on page number 11. We will study from page number 11 now, okay? Yes, page number 11, paragraph number 2nd. People travel long distance in the search of food and livelihood and to escape from wild animals and natural disasters. लोग बहुत लंबी दूरी तक ट्रैवल करते रहते थे। क्यों करते रहते थे? क्योंकि उनको फूड की सर्च रहती थी, अपने लाइवलीहुड की, अपने जो रेजिडेंस प्लेस की, और वाइल्ड एनिमल्स और नेचुरल डिजास्टर्स से बचने के लिए वो लंबी दूरी तक ट्रैवल करते रहते थे। लेटर आर्मीज, और उसके बाद पहले स्टार्टिंग जब मैन फूड के बारे में नहीं जानता था, लाइवलीहुड के लिए नहीं जानता था, तो वो ट्रैवल करता था अपनी लाइवलीहुड के लिए और फूड के लिए, ओके, और फिर नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए। और फिर उसके बाद क्यों मैन ट्रैवल करने लगा? उसके बाद आर्मीज जो मार्च करने लगी दूर दूर तक लैंड्स में। आर्मीज जो हैं, सेनाएं जो हैं, वो दूर दूर तक लैंड्स के थ्रू मार्च करने लगी ताकि दूसरे कंट्री पर कॉन्कोर यानी विजय प्राप्त कर सके एंड एक्सपेंड देयर एम्पायर, अपने एम्पायर को और डेवलप कर सके। ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स अलोंग विथ रिलीजियस प्रीचर्स, देखो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स और रिलीजियस प्रीचर्स कौन होते हैं? जो धार्मिक संत होते हैं, वो भी वर ड्राइविंग विद द स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू लैंड्स फॉर ट्रेड। ट्रेडर्स और मर्चेंट ट्रेडर्स और मर्चेंट इसलिए ट्रेवल करते थे ताकि उन्हें न्यू एरिया मिले बिजनेस के लिए, न्यू एरिया में वो अपना बिजनेस डेवलप कर सकें। और जो प्रीचर्स जो थे, रिलीजियस प्रीचर्स, वो मेडिटेशन और नॉलेज के लिए ट्रेवल किया करते थे। सम क्रॉस द बॉर्डर्स एंड सेटल्ड इन न्यू लैंड्स एंड थस एसिमिलेटेड द नेटिव कल्चर एंड ट्रेडिशन। और कुछ जो थे वो जब वो बॉर्डर क्रॉस करते थे, ठीक है, बॉर्डर क्रॉस करते थे और वहीं अपना सेटलमेंट यानी वहीं सेटल हो जाते थे, तो अपने कल्चर की और अपने ट्रेडिशन की छवि वहाँ पे कि जहाँ से वो लोग आए हैं तो वहाँ तो उनका ट्रेडिशन चलता ही था, वहाँ उनकी कल्चर चलती थी। लेकिन जहाँ वो अब शिफ्ट हो गए दूसरी जगह पर, जब वहाँ सेटल हो गए, तो वहाँ पे भी अपना ट्रेडिशन और कल्चर को इस तरह से स्प्रेड करने लगते थे। इंडिया गॉट इट्स नेम फ्रॉम द रिवर इंदू रिवर के थ्रू ही इंडिया का नेम आया है। ईरानी एंड तुर्कीज who came to India about 2500 years ago, जो 2500 ईयर्स पहले ईरानीज और तुर्कीज आए, उन्होंने इस रिवर को, इंदू रिवर को, हिंदू कहा, और इसीलिए हमारा जो ईस्ट ऑफ दिस रिवर केम टू बी कॉल्ड एज इंडिया, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? हमारी कंट्री को इंडिया कहा गया। और वैसे ही भारत भी जो हमारा कंट्री का नेम है, वो ऐसा जाना जाता है कि आर्यन क्लान इट मीन्स वंश। ऋग्वेद में इसके बारे में मेंशन है, ऋग्वेद में आर्य वंश के बारे में मेंशन है, और उसी के नाम पे, उसके किंग के नाम पे, भारत के नाम पे हमारे देश का नाम, भारत पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के क्या सोर्सेज होते हैं? सोर्सेज आर द हिस्टोरिकल एविडेंसेस दैट आर इंटरप्रेटेड बाय द हिस्टोरियन टू मेक सेंस ऑफ द पास्ट। इट माइट वेल बी अ डॉक्यूमेंट, बिल्डिंग, pieces of art, coins, tools, etc. They provide answers to the questions as to why, where, how and when they were. Man always leaves traces of his activities, just like the detectives and historians study. The historian traces the follow clues to solve mystery of the past. Sources of history के सोर्स क्या है, मतलब हिस्ट्री के बारे में आप कैसे जानेंगे? तो जो पुराने कॉइन्स हैं, पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुराने आर्ट के जो पीसेस हैं, कॉइन्स हैं, तो उन पर कहीं ना कहीं उस पुराने टाइम के बारे में मेंशन होता है, पास्ट टाइम के बारे में मेंशन होता है कि ये कब का है, ठीक है, और किस किंग के टाइम पे चलता था, किस किंग ने इसे बनवाया था, और कब कौन सी जो है सेंचुरी में इसका निर्माण हुआ। ये सब बातें, ये सब उसके क्लूज़ हैं, पास्ट को जानने के क्लूज़ हैं। पुराने कॉइन्स, पुराने टूल्स, पुरानी बिल्डिंग्स, पुराने आर्ट के जो पीसेज है वो, ठीक है। तो द मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के मेन सोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज आर्कोलॉजिकल सोर्स एंड सेकंड इज रिटन और लिटरेरी सोर्स। फर्स्ट
आर्कोलॉजिकल, सेकंड इज रिटन और लिटरेरी सोर्स। फर्स्ट है आर्कोलॉजिकल सोर्स। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आर द मटेरियल रिमेन ऑफ द पास्ट दैट आर हैव एक्सकेवेटेड बाय द आर्कोलॉजिस्ट टू स्टडी हिस्ट्री। आर्कोलॉजिस्ट सोर्स वो है, वो मटेरियल्स हैं, वो रिमेन्स हैं जो पहले की जो सेंचुरीज में रह गए हैं। आर्कोलॉजिस्ट डिग द अर्थ एंड डिस्कवर्ड लाइज अंडर इट। आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, लैंड को डिग करते हैं और ये सारी चीज़ें जो रिमेन्स है ना, पिछले सेंचुरी के जो चीज़ें जो इस लैंड के नीचे जो दबी हुई हैं उनको बाहर निकालते हैं और फिर उस टाइमिंग के बारे में पता लगाते हैं कि ये कितना ओल्ड है, कितना एंशियंट है, उसके पहले की क्या स्टोरी रही होगी, लोग कैसे रहते होंगे। ओके, तो इस तरह के जो एविडेंसेस निकलते हैं उन्हें आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कोलॉजिकल एविडेंस कहा जाता है। आर्कोलॉजी क्या है? आर्कोलॉजी ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज वट एवर इज़ फाउंड रियल फर्स्ट हैंड एविडेंस विदाउट बीइंग अल्टरेटेड एंड डिस्टॉर्टेड। जो कुछ भी डिगिंग में मिलता है, डिग करके जो भी मिलता है, तो वो क्या है, पहला एविडेंस है, वो एक वास्तविक और पहला एविडेंस है किसी भी सिविलाइजेशन को, किसी भी पुराने मानव जाति के बारे में जानने के लिए वो एक पहला प्रमाण होता है, पहला एविडेंस होता है जिसमें कोई चेंज नहीं होता है। ओके, तो वो उसे हम कहते हैं आर्कोलॉजी। दे गिव अस डायरेक्ट एंड ट्रूथफुल ग्लिम्स। इससे हमें डायरेक्ट और ट्रूथफुल ग्लिम्स, ये इसकी छवि है। आर्कोलॉजिकल सोर्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज। आर्कोलॉजिकल सोर्स को भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन से? मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स, कॉइन्स एंड फॉसिल्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं मॉन्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स। Archaeologists dig out and study the remains of the buildings made of stones, bricks. Sometimes they unearth whole cities. All the buildings of historical importance are called monuments. देखो, आर्कोलॉजिस्ट जब डिग करते हैं लैंड को तो उसमें से जो चीज़ें निकलती हैं, जैसे बिल्डिंग्स हुई, बिल्डिंग्स कौन से पत्थरों से, कौन सी ईंटों से बनी हुई हैं, तो उसके बारे में हमें ये जानने को मिलता है कि उस टाइम के जो लोग थे, जिन्होंने ये बिल्डिंग्स बनाई है और जिन ब्रिक्स का और जिन स्टोन्स का यूज़ किया है, तो उन्हें कौन कौन सी चीज़ों की, कौन कौन से मेटल्स की, कौन कौन सी चीज़ों की उन्हें जानकारी थी, किस किस चीज़ के बारे में वो जानते थे, किस चीज़ का वो ज़्यादा यूज़ किया करते थे, ये सब उसके बारे में जानने को मिलता है। और जितनी भी मॉन्यूमेंट्स यानी पुरानी बिल्डिंग्स जो मिली है वो सच में ही कोई ना कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट रखती है। द रूइंस ऑफ प्लेसेस, केव्स, कई बार तो एक्सकेवेशन में कई बार तो सिटीज़ मिली हैं एज इट इज़। All places, cave, temple, houses and स्तूप्स tells us about the past। जितनी भी पुरानी गुफाएं, मंदिर और महल, जितने भी घर, जितने भी स्तूप पुराने मिलते हैं, स्तूप्स एंड टेम्पल्स बिल्ट बाय गुप्त डायनेस्टी, जैसे गुप्त डायनेस्टी में भी जो बने थे, या एम्परर अशोक के टाइम पे भी जो बने, तो वो भी हिस्टोरी में एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं और हिस्ट्री को जानने का सबसे अच्छा सोर्स है। ठीक है, आर्कोलॉजिकल्स हैव फाउंड ऑब्जेक्ट लाइक, आर्कोलॉजिस्ट को कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं अधिकतर? पॉट्स, वेपन, टूल, सील्स, टॉयज, टेराकोटा फिगर फ्रॉम द अलग अलग साइट्स से, है ना, जहाँ अलग अलग साइट्स पे ये डिगिंग करते हैं और वहाँ पे इनको अलग अलग एविडेंसेस मिलते हैं। दे थ्रो अ ग्रेट डील ऑफ लाइट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द पास्ट, और उसी से ही वो पता लगाने की कोशिश करते हैं उन एविडेंसेस के थ्रू ही कि पुराने जो लोग थे वो कैसे रहते थे। पुराने इट मीन्स पहले जो लोग थे वो कैसे रहते थे, कौन से टूल्स का यूज़ करते थे, उनके टाइम पे किस तरह की सील्स चलती थी, है ना, किस तरह के वेपन्स चलते थे। देखिए, इंस्क्रिप्शन एडिक्ट्स। इंस्क्रिप्शन आर द राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन द टेम्पल। जो कुछ इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, जो राइटिंग थिंग्स टेम्पल्स की वॉल्स पे या मिट्टी की जो पिलर्स हैं उन पर, या स्टोन वॉल्स पर, जो पुराने स्टोन वॉल्स पर जिस तरह की भी राइटिंग्स लिखी गई है उसे इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। ओके, द टेल अस अबाउट ऑफ द किंगडम इम्पोर्टेंस डेट्स। वो हमें किंगडम में जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, किंग के जो अचीवमेंट हैं, उसके बारे में इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता चलता है। एज दीज वर रिटन एट द हार्ड सरफेस, और ये हमेशा हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है, ऑलमोस्ट स्टोन्स पर इसको लिखा जाता है। ठीक है, और ये जो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं, ये इंस्क्रिप्शंस जो हमें
इंफॉर्मेशन देती हैं, इससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसे एपिग्राफी कहते हैं। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द मिलिट्री माइट द वैल्यूर ऑफ द समुद्रगुप्त। इलाहाबाद के पिलर पर जो इंस्क्रिप्शन है उसके थ्रू हम समुद्रगुप्त की मिलिट्री पावर को जानते हैं। एंड ये वो हमें बताता है कि कैसे उसने फाइनली इंडिया के सारे साम्राज्य पर जो है विकसित लिया था। इंडिया का सारा साम्राज्य पर उसी का अधिकार था। सब इंस्क्रिप्शंस आर रॉयल प्रॉब्लम मीन्स कुछ इंस्क्रिप्शन रॉयल भी होते हैं। और जैसे अशोका का पिलर जो है वो कलिंग के टेरिबल वॉर के बारे में डिस्क्राइब करता है और उसकी विक्ट्री को उन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया, उसकी विजय को कैसे सेलिब्रेट किया उसके बारे में बताता है। और उसके बाद कैसे अशोका ने कलिंग विजय के बाद जो है युद्ध करना छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है, और वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। तो ये सब कैसे हुआ, ये सब उसमें मेंशन है, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू ही हमने जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडिक्ट्स आर ऑल्सो एनग्रेव्ड ऑन हार्ड ऑब्जेक्ट। एडिक्ट्स जो होते हैं वो भी हार्ड ऑब्जेक्ट्स पर ही किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। दीज वर रॉयल कमांड्स, ये रॉयल कमांड्स होते हैं, रॉयल इन्फॉर्मेशंस होती है, किंग्स से रिगार्डिंग उनके बारे में होती है। न्यूमरस ऑफ है कॉइन्स, ठीक है, कॉइन्स ऑफ और द स्टडी ऑफ कॉइन्स, न्यूमरिस्टिक और द स्टडी ऑफ कॉइन्स दोनों एक ही बात है। स्टडी कॉइन्स की स्टडी करना, हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री का रिकंस्ट्रक्शन होता है इससे। कैसे, कॉइन्स मेड अप, कॉइन्स बने हुए होते हैं कॉपर, सिल्वर और अदर मेटल्स से, ठीक है। तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो कॉइन जिस मेटल से बने हैं तो किस मेटल की जानकारी उनको थी, जो पास्ट में जहाँ से भी ये कॉइन्स मिले हैं। तो उस वक्त के जो राजा रहे, महाराजा रहे या जो भी लोग वहाँ रहे जो इन कॉइन्स का यूज़ करते थे तो उन्हें किस किस मेटल की जानकारी थी। कॉइन्स ऑफन बोर द पोर्ट्रेट, और कॉइन्स पर अक्सर राजाओं के चित्र होते थे तो उससे उनके किंगडम का पता चलता है, ठीक है, उस साम्राज्य का पता चलता है कि उनकी डायनेस्टी कौन सी थी, उनका कौन सा साम्राज्य था, कौन सा राजा उस वक्त था और कौन सी चीज़ों के बारे में, कॉइन्स के मेटल के बारे में, है ना, वो अच्छी जानकारी रखते थे। और रिलीजियस, कुछ पर रिलीजियस सिंबल और पिक्चर ऑफ गॉड्स भी मिलती है ना, तो कुछ कॉइन्स पर गॉड की पिक्चर भी है, रिलीजियस सिंबल भी मिलते हैं। तो उससे हम अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस वक्त के लोग किस रिलीजन को मानते थे, कौन सा रिलीजन वक्त आता था। फोसिल क्या होते हैं कि कई बार क्या होता है कि बोन्स जो होती हैं एनिमल्स की और ह्यूमंस की या फिर प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो अपना एक डेफिनेट शेप छोड़ देते हैं। कहाँ छोड़ देते हैं, रॉक्स पर, तो वो कहलाते हैं फोसिल्स, ठीक है। ये जो मार्क छोड़ते हैं ना प्लांट्स का और ह्यूमन बोन्स का या एनिमल बोन्स का, स्टोन्स पर जो मार्क छूट जाता है, मार्क लेफ्ट हो जाता है, उसे कहते हैं फोसिल। तो ये जो इम्प्रीमेंट्स जो होते हैं ये भी हमें पुराने लोगों की लाइफ के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानने को हेल्प करते हैं। स्पेशली एनिमल्स लाइक जैसे डायनासोर्स के बारे में हमने जो जाना है वो इन फोसिल्स के थ्रू ही जाना है। जो पत्थरों पर मार्क रह गए ना उसके बोन्स के, तो उसके थ्रू ही हमने जाना है कि कभी डायनासोर भी था, ओके। जो अब डायनासोर की जो प्रजाति है वो अब लुप्त हो गई है, इट मीन्स अब वो नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स कंप्लीट, ओके। अब इसके बाद हम देखेंगे रिटन और लिटरेरी सोर्स नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो यहाँ तक स्टडी में जो भी प्रॉब्लम आए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन गेट हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। हैव अ नाइस डे, बाय माय स्टूडेंट्स।